हेलो गाइस, आज हम EMRS में आने वाले सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छात्रावास मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। हमारे ऑप्शन है नियमों को लागू करने से विमुखता, एकांत और अलगाव को प्राथमिकता, सख्ती और सत्तावादी व्यवहार या धैर्य और सहानुभूति। इसका सही आंसर है धैर्य और सहानुभूति। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए उस छात्रावास या मॉडल में कुछ गुण होने चाहिए जो मैंने आगे लिखे हुए हैं इसमें। उसमें से पहला है प्रशासकीय योग्यता, मतलब छात्रावास में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए मॉडल को कुशल संगठनकर्ता एवं प्रबंधक होना चाहिए, मतलब उसे अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। सेकंड गुण उसमें होना चाहिए कि सामाजिक गुण यानी कि सहयोग, सहानुभूति, न्यायप्रियता आदि गुणों का होना आवश्यक है उसमें, जिससे बालकों के लिए छात्रावास में सहयोगी वातावरण निर्मित कर सके। जब वो खुद अच्छा होगा तब सामने वाले को भी कुछ अच्छा सिखा पाएगा। उसे मृदुभाषी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पे हॉस्टल में। अगर वो ज़्यादा कठोर शब्द यूज़ करेगा तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उसे मृदुभाषी यानी कि अच्छी भाषा बोलने वाला होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, मतलब किसी भी गलती को इतना जल्दी रिएक्ट ना करें, आराम से सोचे समझे उसके बारे में, निष्पक्ष होकर के इसके बाद फैसला लें। निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसे निष्पक्ष होना चाहिए एक वार्डन को, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, इसलिए अगर वो किसी का पक्षपात करके और किसी का पक्ष लेगा तो ये उस बच्चे के लिए या किसी भी अन्य बच्चे के लिए सही नहीं होगा, इसलिए उसे निष्पक्ष होना चाहिए। और उसका व्यक्तित्व तो अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, चरित्र उच्च होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, स्पष्ट चिंतन होना चाहिए, निष्पक्षता एवं दूरदर्शिता आदि। उसमें वात्सल्य भाव का होना भी परमावश्यक है, जिसके अभाव में वो छात्रावास में वास्तविक पारिवारिक जीवन की पूर्ति नहीं कर सकता। मतलब अगर उसमें वात्सल्य भाव नहीं होगा, क्योंकि उसे रहना तो एक्चुअली में वार्डन है। वार्डन मतलब यानी कि छात्रावास का अध्यक्ष, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, जिसकी देखरेख उसको करनी होगी। तो अगर उसमें वात्सल्य का भाव नहीं होगा तो वह अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ गुण हैं जो एक वार्डन के अंदर होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए। हमारे ऑप्शन है बिना किसी सबूत की कथित धमकाने वाले का सामना करना चाहिए, पीड़ित को स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह देनी चाहिए, मतलब यानी कि उससे बोल देना चाहिए पीड़ित को भाई तुम ही संभालो। थर्ड, स्थिति को यह मानकर नज़रअंदाज करना चाहिए कि ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा, या निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई करना चाहिए। इसका सही आंसर है निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर या जिस पर ये आरोप लगे उस पर तुरंत आरोप लगा देना, शिकायत को निराधार मानकर नज़रअंदाज करना, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करना, या मामले को संभालने के लिए तुरंत पुलिस को बुला लेना। देखिए पुलिस को बुलाना तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, और ना ही बिना जांच के शिकायत करने वाले पर किसी पर आप आरोप ही नहीं लगा सकते। सेकंड जो है, शिकायत को निराधार मानकर नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमारा सही ऑप्शन होगा विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जाँच करना। ये देखिए मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, जो देखिए आगे देखते हैं। छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है। हमारे ऑप्शन है शिक्षा मित्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करके, छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और हितों को अनदेखा करके, कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास छात्रों के लिए अवसर प्रदान करके, या उपरोक्त सभी। मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि छात्रावास वार्डन जो है वो किसी भी छात्र के जीवन में व्यक्तिगत
व्यक्तिगत जीवन में कैसे उसको विकास की ओर ले जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास छात्रों के लिए अवसर प्रदान करके, मतलब उसे नए नए अवसर देगा ताकि उसे जो भी छात्रों के अंदर की कला है वो बाहर आएगी, क्योंकि उन्हें अवसर मिलेगा अलग चीज़ों को करने का, अलग अलग चीज़ों को करने का। तो जो भी उनके अंदर की योग्यताएं हैं वो निकल कर के बाहर आएंगी और छात्र को ये पता चलेगा कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं या क्या चीज़ कर सकते हैं। ये इम्पैक्ट ऑफ हॉस्टल लाइफ है कि उसका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, निगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ते हैं कभी कभी। तो इसी सब का ध्यान रखना चाहिए एक हॉस्टल वार्डन को, ताकि किसी भी छात्र के जीवन पे निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, हमेशा अच्छा इम्पैक्ट पड़े। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है? हमारा पहला ऑप्शन, पानी और बिजली जैसे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करना और केवल छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप बताइए। देखिए, अगर पानी व बिजली जैसे संसाधनों को अधिक बर्बादी है तो कोई प्रोत्साहन, ये तो गलत होगा कि पानी और बिजली आप बर्बाद करो। सेकंड ऑप्शन है कि पर्यावरण चिंताओं को नज़रअंदाज करना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्यावरण अगर अच्छा होगा तभी हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा। तो ये छोटे बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उपरोक्त सभी, तो जब दो नहीं चाहिए तो उपरोक्त सभी तो ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, मतलब जागरूक करना बच्चों को, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, उन्हें बिना जागरूक किए आप नहीं बता सकते, इसलिए उन्हें एक्सप्लेन करना, जागरूकता अभियान आयोजित करना उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, बाल समितियों के अध्यक्ष कौन हो सकता है या कौन होंगे? हमारे ऑप्शन है स्टूडेंट, वार्डन, प्रिंसिपल या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा वार्डन। अगला प्रश्न, संगठनात्मक संरचना में क्या शामिल है? हमारे ऑप्शन है कार्य का विभाजन, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, जिम्मेदारियों का आवंटन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। देखिए, संगठनात्मक संरचना क्या होती है? अपने विभिन्न अंगों जैसे कि शाखा, विभाग, कार्य समूह और व्यक्ति के रूप में प्रकट होती है ये, और इसी के माध्यम से उत्तरदायित्व एवं कार्य निर्धारित होते हैं। संगठनात्मक संरचना दो तरह से संगठनात्मक कार्रवाई को प्रभावित करती है। पहला है कि संगठनात्मक संरचना वह नींव है जिस पर संगठन के मानक संचालन प्रक्रियाएं और मार्ग खड़े होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ ये कहा जा रहा है कि संगठन, या हम यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने मतलब एक संगठनात्मक संरचना, मतलब एक आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, तो संगठनात्मक संरचना उसकी एक नींव होती है। मतलब आपको पहले उसकी संरचना बनाने के लिए कैसा कैसा हमको काम करना है, तो ये होता है। और सेकंड है कि संगठनात्मक संरचना से निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति किस निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होगा और किस में नहीं। मतलब जैसे कि आप वार्डन ले लो, तो वार्डन मतलब अपना काम करेगा, जैसे कि छात्रों को देख रेख करना उनकी। प्रिंसिपल अपना काम करेगा, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई या स्कूल की एजुकेशन को देखना, ये सब। तो मतलब संगठनात्मक संरचना इसलिए बनाई जाती है ताकि आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना पाओ कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा। और अगर आपकी संरचना अच्छी है तभी आपका संगठन या जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो वो भी उसके बल पे अच्छी चलेगी। ये कुछ एक ग्राफ टाइप में जो आपको समझने में हेल्प करेगा। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टाफिंग शामिल है, स्टाफिंग में शामिल है, क्या क्या शामिल है? हमारे ऑप्शन है कार्यभार अनुमान,
समाप्ति, कार्मिकों की नियुक्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये स्टाफिंग के 2 फेजेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें फर्स्ट में है सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंट्रोडक्शन, मैन पावर, प्लानिंग जो भी होती है वो प्राइमरी फेज होता है। सेकेंडरी में होता है उसका कंपनसेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रिसियल या ह्यूमन रिलेशन कैसे होंगे, ये सब सेकेंडरी फेज में आता है। कुल मिला के स्टाफिंग के 2 फेज होते हैं, प्राइमरी फेज और सेकेंडरी फेज। प्राइमरी फेज में जो मेन चीज़ें हैं, मतलब उनका सिलेक्शन, मैन पावर कैसी होगी, रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, प्लेसमेंट किया जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। फिर सेकेंडरी फेज में इंटीग्रेशन, प्रमोशन वगैरह ये सब आते हैं। ये देखिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक सही जॉब के लिए एक सही व्यक्ति को चुनना, ये स्टाफिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, वार्डन का पद किस प्रकृति का होगा, पूर्णकालिक, स्थायी, संविदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पूर्णकालिक। तो एक वार्डन का पद कैसे होना चाहिए, पूर्णकालिक, यानी कि पूरे काल के लिए होना चाहिए। हमारा आखिरी प्रश्न है, हॉस्टल अधीक्षक व छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। हमारे ऑप्शन है 1:200, 2:200, 4:200 या 6:200। तो इसका सही आंसर होगा 1:200। तो ये हमारा हॉस्टल वार्डन के सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।